इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। बंगाल और असम में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। ऐसे में नंदीग्राम में सबसे बड़ा संग्राम देखा गया। दूसरे चरण के चुनाव में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने मैदान में है। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में है, तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को होनी है। 27 मार्च को हुई पहले चरण की वोटिंग में बंगाल में 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जबकि असम की बात करें तो यहां पर 47 सीटों के लिए मतदान हुआ था। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की साख दांव पर है, तो असम में बीजेपी की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है। पहले चरण के चुनाव में दोनों राज्यों में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। जो प्रतिशत निकलकर सामने आया उसने सबको चौंका दिया है। बंगाल में भी जो है परसेंटेज बढ़ा हुआ यहां पर दिखाई दिया। बंगाल चुनाव में दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। मतुआ समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों पर काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नंदीग्राम में रैली और रोड शो किया। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी नंदीग्राम में रोड शो कर माहौल बनाया। नंदीग्राम दूसरे चरण का संग्राम, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान, दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार। ममता दीदी ने व्हील चेयर पर निकाली पदयात्रा। अमित शाह ने रोड शो के जरिए दीदी पर निशाना साधा। नंदीग्राम में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों की हुंकार। ममता ने दिया कूल कूल तृणमूल का मंत्र। ममता के खिलाफ गरजे शुभेंदु अधिकारी। कूल कूल तृणमूल। जी हां, बंगाल में चुनावी महासमर में पुरआवाज बुलंद बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने वाली ममता बनर्जी अब मतदाताओं से दिमाग को ठंडा रखकर वोट देने की अपील कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को होने जा रहे दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और तृणमूल ने अपना दमखम दिखाया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर प्रचार की कमान संभाली, तो गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए सरकार पर सीधा हमला बोला। ये सभी जानते हैं कि नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता के राइट हैंड माने जाते थे, आज बीजेपी के पाले में खड़े होकर ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अमित शाह पहले चरण का प्रचार थमने के पहले नंदीग्राम में रोड शो करने पहुंचे, जहां भारी भीड़ मौजूद रही। उसी दौरान ममता बनर्जी ने भी व्हील चेयर पर पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के रोड शो में ममता बनर्जी पर खुलकर प्रहार किया और उन्हें मौका परस्त राजनीति का पायनियर बता दिया। ममता बनर्जी ने भी मतदाताओं से ठंडे दिमाग से काम लेने की अपील की है। कुल पश्चिम बंगाल में सियासी दांव पे जो चुनाव में बाजी मारने के लिए हर वो पैंतरा आजमाया जा रहा है जो जरूरी है। इधर टीएमसी ने प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। कुल दूसरे चरण का मतदान जो 1 अप्रैल को होना है, उसके प्रचार के लिए बीजेपी और टीएमसी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और जिस तरह से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती ममता बनर्जी ने स्वीकार की है, तो कहा जा सकता है कि ममता कॉन्फिडेंट है। लेकिन बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा को बदल तो दिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आगे आगे होता है क्या। न्यूज वर्ल्ड डेस्क।
देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे धीरे धीरे होता है क्या, क्योंकि नंदीग्राम में जोर आजमाइश लगातार देखने को मिली है। दूसरे चरण का मतदान होना है, चुनाव प्रचार थम गया है और इस चुनाव प्रचार से थमने से पहले जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया, एक तरफ हुकार है तो दूसरी तरफ ललकार है, तो वहीं अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ममता ने व्हील चेयर पर पदयात्रा की तो अमित शाह की रोड शो में काफ़ी भीड़ उमड़ती दिखाई दी है। दूसरे चरण के लिए प्रचार में दोनों ही दलों की तरफ से अगर बात की जाए तो पुरजोर तरीके से ताकत झोंकती ये पार्टियां नजर आई हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुर्रेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। साथ में रहेंगे इंजीनियर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ रहेंगे। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, शुरुआत आपसे करें। जिस तरह का माहौल लगातार बनता दिखाई दे रहा है, दोनों पार्टियों के, खास करके टीएमसी की बात की जाए या बीजेपी की, मुकाबला उन दोनों में दिखता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को लेकर फिलहाल अभी वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। किस तरह देख रहे हैं दूसरे चरण के पूरे चुनावी घमासान को, ब्रजेश जी? मुझे ब्रजेश जी की आवाज नहीं आ रही है और इको बहुत है मेरा, जब मैं बोलूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, इतना इको है जी। गुरनाथ जी इसको सही करवा रहे हैं। और जब ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी। प्रकाश जी, चलिए चर्चा शुरू मैं आपसे ही करता हूं। दोनों ही प्रवक्ताओं को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं तकनीकी समस्या जब तक ये सही होती है, मैं आपसे सवाल करता हूं, किस तरह देखना है दूसरे चरण का जो चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, और खास करके उस हॉट सीट को लेकर बात की जाए नंदीग्राम में, क्योंकि दूसरे चरण का जो संग्राम है यहाँ पर काफी पुरजोर तरीके से देखने को मिला। क्या कहेंगे प्रकाश जी? वाकई ये संग्राम बहुत जबरदस्त है। यहाँ पिछली बार टीएमसी का वर्चस्व था। अब देखते हैं जो 30 सीटों पर, इन 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होना है, वहां क्या होगा। इसके पहले जो 30 सीटें थी जहां मतदान हुआ था पहले चरण में, वहां भी टीएमसी का ही अच्छी पकड़ थी। लेकिन अब जो बात देखी जा रही है उसमें देखना यह कि अमित शाह ने आज जो रैली की है, जिस तरह की भीड़ उनकी रैली में उमड़ी है, उसका क्या असर पड़ता है। बीजेपी इस रैली में आने वाले लोगों को वोटरों में किस तरह तब्दील करती है, ये देखने वाली बात है। अब शुभेंदु अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि 50,000 से हम जीतेंगे, और उनका दावा आज भी उन्होंने बरकरार रखा। आज भी उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि ममता दीदी ने मतदाताओं के साथ बड़ा ही अविश्वास किया है, उनके साथ गद्दारी, ऐसा आरोप शुभेंदु ने लगाया। लेकिन मतवा संप्रदाय की जो बात करें, जिनके वोटरों को प्रभावित करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी, तो अब पता चलेगा कि वहां क्या हुआ, कितना मतवा संप्रदाय के लोग उससे प्रभावित हुए। क्योंकि जिन 4 जिलों की सीटों पर मतदान है, वे वहां मतवा संप्रदाय के काफी लोग, उस समुदाय के काफी लोग हैं। तो अब देखने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल प्रकाश जी, फिर रुक करूंगा। दोनों ही मेहमानों से मैं जानना चाहूंगा, दोनों को आवाज मिल रही है? जी। गुर्रेज जी, ब्रजेश पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही। जी, चलिए, गुर्रेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ समस्या आ रही है ब्रजेश पांडे जी के ऑडियो में। गुर्रेज जी, घमासान आखिरी दूसरे चरण का जो देखा जाए आज थम गया है, और जिस तरह से पिछले मतदान के वोटिंग प्रतिशत को लेकर बात की जाए, तो वोटिंग प्रतिशत को लेकर बात की जाए पहले चरण को लेकर, तो काफी चौंकाने वाली प्रतिशत निकलकर सामने आए थे। 70% से असम और बंगाल में वोटिंग आंकी गई है। तो ऐसे में आज दूसरे चरण का मतदान का जो चुनाव शोर था वो थम चुका है, और जिस तरह से अमित शाह मैदान में उतरते दिखाई दिए, और आज दीदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कहेंगे? देखिए कमल जी, यदि मैं कुछ कहूं या फिर कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता कुछ कहें कि हम लोग जीत रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, तो ये स्वाभाविक क्रिया है। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे मैं हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तो हम तो ये बात कहेंगे और बहुत बायस भी दिखेगी। और हम भविष्यवक्ता भी कि हम कोई भविष्यवाणी करें, हम 2 चीजों के आधार पर अपनी बात को रख सकते हैं जो कि बिल्कुल सही होती है। एक होती है हमारी खुद की ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि बहुत सकारात्मक है, हम स्वीप कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज होती है ना, वो पब्लिक डोमेन में होती है कि इतिहास किस प्रकार से खुद को रिपीट करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इतिहास का डॉक्यूमेंट रखना चाहता हूँ, और कोई बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं निकटवर्ती इतिहास में जाऊंगा।
देखिए, जब जब भी बंगाल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है किस प्रकार से हुआ, 1967 कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रफुल्ल चंद्र सेन जी, और प्रफुल्ल चंद्र सेन को अजय मुखर्जी ने हराया था जो कि उन्हीं की कैबिनेट मिनिस्टर थे, और बाद में फिर लेफ्ट का कैडर आया था। अब आते हैं हम 2011 में, जब लेफ्ट की सरकार हारी थी, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, और उनको उन्हीं के चीफ सेक्रेटरी रहे मनीष गुप्ता ने हराया था, और फिर सत्ता आई थी टीएमसी के पास। फिर अभी और थोड़ा सा हम उसको माइक्रो लेवल पे यदि चीजों को देखते हैं तो 2019 में जो अभी आम चुनाव हुआ था, उसमें टीएमसी ने अपना मोमेंटम खो दिया था और भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा की सीट मिली थी। थोड़ा इसको कंपेयर करें हम लेफ्ट के समय क्या हुआ था, वर्ष 2008 में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें लेफ्ट ने बहुत भारी हिंसा की थी, वो ग्रामीण अंचल में खासतौर से बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसका परिणति ये हुई थी कि 2009 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 19 सीट जीती थी जी, 18 जीती है। फिर अब ये हुआ कि 2010 में जो निकाय का चुनाव हुआ कांग्रेस ने अपने ग्राउंड को और मजबूत किया और अंत हुआ कि 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। अब 2018 में जो पंचायती राज का पंचायतों का जो चुनाव हुआ था उसमें तृणमूल के कैडर ने वैसी ही खतरनाक हिंसा की थी लोगों के ऊपर जैसी लेफ्ट ने टीएमसी ने जब ग्राउंड गेन किया था तब की थी। तो आप देख रहे हैं कि इतिहास किस तरह से अपने आप को दोहरा रहा है, और यही इलाके थे, यही नंदीग्राम था, यही जंगल महल के एरियाज थे। और आप ये देखिए कि जंगल महल में जितना सारा परिवर्तन हुआ आज तक इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें 30-40 सीटें लगभग आती है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या किया इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस का समय हो, चाहे वाम का समय हो या तृणमूल का समय हो। जंगल महल के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की बहुत ज्यादा जनसंख्या है और यहाँ पर साल के वृक्ष होते हैं और ये जो लोग हैं ना उसके पत्ते बीनते हैं, 5-5 पत्तों को मिलाकर एक प्लेट बनाते हैं, 100 प्लेट का एक डिब्बा बनाते हैं और इसे 10 डिब्बों को जो बेचते हैं उसकी कीमत आती है 100 रुपए। ये जंगल महल की इकोनॉमी है जो कांग्रेस ने, लेफ्ट ने, वो वाम पावर और टीएमसी ने दी है। अब हम साक्षी बन रहे हैं परिवर्तन के, परिवर्तन आएगा जी। चलिए, परिवर्तन आएगा, इसकी सबको उम्मीद है। आखिरी परिवर्तन किस रूप में आता है, किस तरह की तस्वीर लेकर ये सामने आता है गुरेज जी, और मैं ब्रिजेश जी से जानना चाहूँगा। ब्रिजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। जी, डॉक्टर गुरेज शेख की आवाज मिल रही थी आपको? हाँ, आधी आधी आ रही थी, कुछ कट रही थी। चलिए, आगे वो भी ठीक हो जाएगी। मैं आप ही से सवाल करता हूं, जिस तरह का आज संग्राम देखने को मिला है, आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, अमित शाह चुनावी मैदान में थे, मिथुन चक्रवर्ती ने भी माहौल बनाने की कोशिश की है, तो वहीं ममता दीदी को लेकर बात करें तो व्हील चेयर पर ही पद यात्रा करती नजर आई है। और इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो वो स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। क्या कहेंगे ब्रजेश जी? देखिए कमर जी, बंगाल को लेकर के अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। मैं तो इनको 2 लाइन से पहले यहीं से संबोधित करूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर कि ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है जी। अरे पहले बंगाल को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मुझे तो यूपीए सरकार के समय 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में कोल इंडिया में CIL का मेंबर मिला है बंगाल का। उस 10 साल में हमने बंगाल के कोने कोने को घूमा है, चाहे वो कलकत्ता का हावड़ा का इलाका रहा हो, चाहे आसानसोल का इलाका रहा हो, चाहे नंदीग्राम का इलाका रहा हो, मैं उसको बखूबी जानता हूँ, वहाँ की जलवायु को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की आबो हवा को। दूसरी बात, 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग का पहला फेज शुरू होता है जो 29 अप्रैल को 8वीं फेज के साथ समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और उनके पूरे तंत्र ने वहां पर चुनाव आयोग का मजाक बना के रख दिया है, ये एक देखने लायक है पहली बार। क्योंकि देखिए वहां के जो चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उनके बयान देख लीजिए 2016 के बयान को लेकर के और अब के चुनाव आयोग के बयान को देख लीजिए। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि जब आपके पास केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं जहां पर आपने 125 कंपनियां तैनात कर दिया है और हर मतदान केंद्र में करीब 1 लाख मतदाता आपको मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें जो बीजेपी बीच बीच में करती है कि ममता दीदी चुनाव को हाईजेक करना चाहती है, पहली बात अतिशयोक्ति है। दूसरी बात, जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी जब वहां पर प्रचार करने जाते हैं
वो शायद भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लग सकता है। और आज दीदी ने इसी बात को लेकर के, उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत किया है और साफ तौर से कहा है कि ये बंगाल देश की यात्रा करने का समय नहीं है, ये बंगाल में चुनाव हो रहा है और उस समय आकर के आप बंगाल के मतदाताओं को वहां की आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे। और खास तौर से जिस तरह से मटुआ मंदिर में भाषण देने की बात है, ये बहुत ही मुझे लगता है आश्चर्यजनक है, क्योंकि मटुआ समुदाय की 3 करोड़ की आबादी है वहां पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने की बात की, बिल्कुल मटुआ समुदाय पे ही पूरा दारोमदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से रहबर और राहगीर की बात आप करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विजय जी जो मेरा सवाल था, इतनी पूरी बात में आपने कांग्रेस को लेकर फिलहाल कुछ नहीं बोला। मैं एक बार फिर रुक करूंगा, प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्या कहेंगे? जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, एक तरफ ममता है तो दूसरी तरफ अधिकारी, तो ऐसे में क्या अधिकारी जो है अपना अधिकार पाने में कामयाब होते दिखाई देंगे या ममता की ममता वहां के वोटों पर निछावर होती दिखाई देगी? क्या कहेंगे प्रकाश जी? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपना चुनाव क्षेत्र चुना है और 2 क्षेत्रों से खड़ी नहीं हुई है, मतलब यह है कि उन्हें कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही हैं शुभेंदु अधिकारी पे कि वो उनके वफादार थे लेकिन उन्होंने वफा नहीं निभाई, और बंगाली अस्मिता को उन्होंने मुद्दा बनाया है, जो शुभेंदु ने भी बनाया है। लेकिन ममता बनर्जी पूरा चुनाव बंगाली अस्मिता, बंगाल की अस्मिता को लेकर लड़ना चाहती हैं। तो एक ये बात जरूर है कि पिछले चुनाव की अगर बात करें, जहां बीजेपी के केवल 3 विधायक थे और 10 साल पहले बीजेपी का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव में 120-21 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को बढ़त मिली थी। लोकसभा में 18 सीटें जी, उसी पर दावा किया जा रहा है। लेकिन अब देखना है कि ममता बनर्जी ने कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है, उनके अपने गणित होंगे। तो अब देखना है शुभेंदु अधिकारी की सीट रही है, लेकिन जब शुभेंदु टीएमसी के थे, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब शुभेंदु वहां से जीते थे, उनके पिता जीते तो टीएमसी के थे, वो बीजेपी के नहीं थे, इसलिए इसका अंतर वहां देखने को मिलेगा। और कितना मतदान होता है लोगों के, क्या एक और बात कहना चाहूंगा, बंगाली समुदाय के लोग एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग ऐसा है जो मुखर नहीं है, अपने चुनाव के क्या विचार इस बारे में मुखर नहीं है। दूसरी बात है कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, टेलीविजन चैनलों पर रिपोर्ट आ रही, उन पर पूरी तरह भरोसा करना अभी मुझे लगता है कि ठीक नहीं, क्योंकि उनके गणित भी कई बार गड़बड़ा जाते हैं और दूसरी बात तो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत लोग, छोटे चैनल, इंडिविजुअल लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए सत्ता में आ पाना। चलिए, बिल्कुल मुकाबला काफ़ी कड़ा है और जिस तरह की परिस्थितियां बनती दिखाई दी हैं उसको देखकर यही कहा जा सकता है, क्योंकि अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ जिस तरह से आप भी बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि ममता बनर्जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। खासकर के नंदीग्राम को लेकर बात की जाए तो वहीं बीजेपी भी लोकसभा की 18 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज है। क्या कहेंगे डॉक्टर गुरेज शेख? जिस तरह से हमारे दूसरे मेहमान ब्रजेश पांडे जी कहते नजर आए थे, इधर उधर की बात न कर, कुछ इस तरह से जुमलों से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी चर्चा की और राहगीर और रहबरी पर उन्होंने सवालिया निशान लगा और मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर भी बात कही। क्या कहेंगे इसे लेकर डॉक्टर शेख? देखिए, विजय जी जो है उनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है कि इधर उधर की बात तो पूरे समय में स्वयं कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर, उनके जो टॉप नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसके लेकर एक भी बात नहीं की। उनकी पूरी बात भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के ऊपर थी। ऐसा लग रहा था कि वो टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता है, ना कि कांग्रेस पार्टी के। और जहां तक रहबरी की बात है तो रहबरी की बातें तो करना चाहिए बिल्कुल, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, जो वहां से नजारा हैं उस पूरे खेल में कहीं पिक्चर में ही नजर नहीं आ रहे। जहां तक बांग्लादेश की बात है, देखिए अब ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश की स्थापना में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है और भारत को इज्जत देने के स्वरूप हमारे 132 करोड़ जो लोग हैं उनको इज्जत देने के
रूप में शेख हसीना यदि मोदी जी को निमंत्रण करती है, आमंत्रित करती है, तो ये भारत के लिए गौरव का विषय है और अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमको जाना चाहिए। ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा नहीं हुआ कि जब 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान का, वह ये देख के हुआ था कि कल से बंगाल का चुनाव आएगा और उस समय मोदी जी वहां पर जाएंगे, या शेख मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु थे वो ये सोच के पैदा नहीं हुए थे कि 100 साल पहले कि 100 साल बाद मोदी जी आएंगे जब बंगाल का चुनाव होगा। ऐसी बातों में कोई तर्क नहीं होता, ये कुतर्क की पराकाष्ठा होती है। इन लोगों को चाहिए, कांग्रेस वालों को, कि अपना काम करें। हम तो अपना काम कर रहे हैं, टीएमसी भी अपना काम परिणाम दिखेगा। चलिए, टीएमसी अपना काम कर रही है, बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को लेकर फिर ब्रजेश पांडे जी वो बात कहते नजर नहीं आए जिसको लेकर मैंने सवाल किया था। ब्रजेश जी, फिर आपका रुख करूंगा। जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। 1967 के चुनाव की उन्होंने जिक्र किया, कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, परिवर्तन देखने को मिला। 2011 का जिक्र किया, 2011 में लेफ्ट को मात दी टीएमसी ने, और 2019 में लोकसभा सीटों का भी वहां जी गुरु जी, मैं फिर रुक करूंगा। ब्रजेश जी से मैं सवाल कर लूं। जी और ब्रजेश जी, जिस तरह से उन्होंने 2019 के लोकसभा सीट को 18 जीतने का हवाला देते हुए बात कही है कि परिवर्तन अब नजदीक, परिवर्तन ही नजर आएगा पश्चिम बंगाल में, क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे जी? कमर जी, या तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता जब टीवी डिबेट में बैठते हैं तो ये तो कुछ पढ़ के नहीं बैठते हैं, या इनका इतिहास थोड़ा कमजोर है। थोड़ा ये करेक्ट करें, मैं इनको ठीक कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो जर्नलिज्म के छात्रों को पढ़ाया हूँ यूनिवर्सिटी में 7 साल, तो मैं इनको करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आज का टेलीग्राफ उठा करके पढ़ ले, इनके पार्टी के प्रमुख संघ प्रचारक राम माधव ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के अपना आलेख लिखा है, और उन्होंने मोदी और शाह को आईना दिखाते हुए कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी केरल में जाते हैं और वहां के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में अपनी हनक दिखाते हैं, उस तरह से किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि शाह जी या मोदी जी यहाँ पर बंगाल में या केरल में प्रभावी साबित हो रहे हैं। क्योंकि राजनीति के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस विषय को लेकर के मोदी जी या शाह जी बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की बात करते थे और अन्य बातें करते थे, वो विषय आरएसएस से बिना पूछे और भाजपा से बिना पूछे उन्होंने बोला। इस बात को लेकर राम माधव ने आपत्ति उठाई। दूसरी बात, वहां पर लेफ्ट का 25 वर्ष तक राज्य था, ज्योति बसु दादा से लेकर के बुद्धदेव भट्टाचार्य जी तक बंगाल में। आप मुझको एक बात बताइए, अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, आप मुझको एक बात बताइए, जिसको नंदीग्राम का थोड़ा सा भी इतिहास पता है उसको पता है कि 1 अप्रैल को जब वहां पर वोट पड़ेगा तो उस वोट के दिन लोग ये भी समझेंगे कि हमको वोट किसको देना है। जिसने हमारे सीने में छुरा भोंका, हमने चुन करके भेजा किसके सिंबल पर, तृणमूल के सिंबल पर। हमारे पीठ में खंजर भोंक करके आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गया है, उस पार्टी मार को, उस व्यक्ति को टिकट देना है, या ममता दीदी को, जो वहां पर चुनाव में और चुनाव के पूर्व भी ममता दीदी ने वहां पर, शुभेंदु अधिकारी जी को पता होना चाहिए कि सारा का सारा अपना चुनाव का कैंपेनिंग पिछले चुनाव की उन्होंने नंदीग्राम से ही किया था और नंदीग्राम को उन्होंने महत्ता दिया था। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा ये चीज आज उन्होंने, ममता दीदी ने कह दिया कि ठीक है, जिस तरह से अमित शाह बोल रहे थे तो दीदी ने भी कह दिया कि ठंडा ठंडा कूल कूल बोट जोड़ा बिल्कुल का ठंडा ठंडा कूल कूल तिरमोड़, इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। ब्रजेश जी गुरुशेख में फिर रुक करूंगा, एक छोटी सी बात और मैं ब्रजेश जी से कर लूं। डॉक्टर गुरुशेख मैं फिर रुक करूंगा जी, बिल्कुल आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं स्क्रीन में, मैं फिर रुक करूंगा आपका। लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरह से मोदी के प्रभावी होने की बात आप कहते नजर आ रहे हैं, शाह के प्रभावी होने की बात कहते नजर आ रहा है, ममता बनर्जी को लेकर तमाम तरह की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कितनी प्रभावी है, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है पश्चिम बंगाल को लेकर, उसको लेकर अभी तक आपने पत्ते नहीं खोले। मैंने बोला ना आपको कमर जी, मैंने बोला कि हमारा वहाँ लेफ्ट के साथ मिलके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। बंगाल के अंदर लेफ्ट कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर लेफ्ट के साथ सरकार में भागीदारी की स्थिति है, अलायंस की सरकार बनेगी। और ये आप मान करके चलिए कि बंगाल में कमल का फूल नहीं खिलेगा, तो बंगाल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि इस देश के अंदर हम विपक्षी पार्टी का मुंह दबा देंगे, जैसे हमारे आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने अच्छी बात किया
बिना विपक्ष के, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, संसद में उन्होंने स्वीकार किया था कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र के मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता है। इस लोकतंत्र के अंदर सुस्ता तभी स्थापित हो सकती है जब आप धुआंधार विपक्ष रखें। चलिए बिल्कुल ब्रजेश जी यहाँ रोकूंगा क्योंकि डॉक्टर गुर्रेश से कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ दिखा रहे थे स्क्रीन पर। जी क्या कहेंगे? एक तरफ दावा ये भी आ रहा है ब्रजेश गुर्रेश जी, दावा ये भी निकलकर सामने आ रहा है कांग्रेस से कि गठबंधन की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में और कमल का फूल वहां नहीं खिल पाएगा, ये भी दावा साथ में आ रहा है चर्चा में। क्या कहेंगे? सेकंड के लिए फुल स्क्रीन कर दे ताकि जो हमारे व्यूअर्स है ना वो देख सके कि मैं क्या दिखा रहा हूँ न्यूज़ पेपर में। वक्त कम है, जल्दी बात पूरी कीजिएगा डॉक्टर गुर्रेश, वक्त कम है। जी ने बात की थी टेलीग्राफ अखबार की। जी मैं अपने पैनल से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर गुर्रेश जो दिखाना चाह रहा है उसको लेकर फुल स्क्रीन चंद सेकंड के लिए कर दीजिए ताकि दर्शक देख पाए। बीजेपी से वापस आरएसएस में भेज दिया गया। उसके पहले 21 फरवरी में छपा था जिसमें वो सोशल मीडिया पर रेगुलेशंस की बात करते हैं। तो ये जो आर्टिकल था कथित आर्टिकल की कांग्रेस पार्टी ना कहीं नहीं, आप गूगल करें, आप उस पे गूगल पे लिखिए राम माधव। ब्रजेश जी वक्त हुआ तो मैं आपको फिर मौका दूंगा, डॉक्टर गुर्रेश की बात पूरी होने दीजिएगा। ये लोग अपने विषय में बात नहीं करते, दूसरों के ही विषय में करते हैं, करने दीजिए। लेकिन आप मैं एक और चीज देख रहा हूँ, और जो मैं चूंकि पिछले 2 महीने से लगभग सभी नेशनल और प्रादेशिक चैनलों पे बहस कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल को लेकर, तो चाहे लेफ्ट का जो प्रवक्ता आता है वो हो या फिर कांग्रेस का प्रवक्ता आता हो वो हो, वो दोनों के दोनों एक तरह से टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं, अटैक करते हैं बीजेपी पर और टीएमसी को शील्ड करते हैं, ममता बनर्जी को शील्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिसके। चलिए वक्त कम है, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। अंतिम एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रकाश हिंदुस्तानी जी से लेना चाहूंगा। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिस तरह के दोनों ही पार्टियों को लेकर दावे की जाए, बीजेपी अपने स्तर पर कहती नजर आ रही है कि कमल पश्चिम बंगाल में खिलता दिखाई देगा, परिवर्तन निश्चित तौर पर यहां पर नजर आएगा। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन की सरकार यहां पर बनेगी, हालांकि चुनाव नतीजे बताएंगे कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरह से प्रकाश जी, जिस तरह से पिछले पहले चरण के चुनाव के वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए। 70% से जो वोटिंग हुई है। मैं दोनों ही मेहमानों को यहाँ रोकूंगा, ब्रजेश जी और गुर्रेश जी दोनों को। अंतिम छोटे से प्रतिक्रिया प्रकाश जी पहले चरण के चुनाव प्रतिशत जो निकल, कितना असर देखने को मिल सकता है उनका? मतलब ये कि लोगों में सरकार के सत्ता के प्रति असंतोष है, इस बात को माना जाता है। लेकिन सवाल ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार के प्रति प्रकाश जी, जब इस तरह का परसेंटेज आता है तो कहा जाता है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी असर हो सकता है। हाँ, तो ये एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ? जी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, खुली सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो उसके प्रति भी इनकम्बेंसी हो सकती है। दोनों बातें। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति बीजेपी की शैली अख्तियार करते हुए की है। वे हिंदू कार्ड भी खेल रही हैं, यानी उन्हें वे प्रतिरक्षात्मक मूड में आ गई हैं। इससे लगता है इस मूड में आने के कारण कि वे उन्हें खतरा महसूस हो रहा है और वे रक्षात्मक कदम उठा रही हैं। अब देखना है कि वो अपनी सरकार बचा पाती हैं या नहीं। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हर एक तरह से पत्ते फेंके जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या तृणमूल की बात हो या गठबंधन लेकर बात की जाए। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं पर दारोमदार होता है, हालांकि पहले चरण की वोटिंग ने वाकई सबको हैरत में डाल दिया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर निकलकर सामने आया। तीनों ही मेहमान, डॉक्टर गुर्रेश बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इंजीनियर ब्रजेश पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से नंदीग्राम में आज एक अलग तरीके का घमासान देखने को मिला। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार यहां पर थम चुका है। 1 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी, गुरुवार के दिन। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले चरण को लेकर बात की जाए, असम और पश्चिम बंगाल में 70% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहां पर देखने को मिला था। और हर एक मतदाता को जो है लुभाने की कोशिश अलग अलग दलों की तरफ से की गई है। एक अलग तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई है। शुभ अधिकारी को लेकर बात की जाए, बीजेपी के प्रत्याशी या फिर ममता बनर्जी जिस तरह से टीएमसी से मैदान में उतरी है नंदीग्राम सीट को लेकर, क्योंकि काफ़ी हॉट सीट ये है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस सीट को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पश्चिम बंगाल में कमल खिलता है या कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाती है या टीएमसी अपने आप को फिर से सत्ता पर काबिज रखती है। ये देखने वाली बात होगी। बाद मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।